हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप, वेलकम टू BDN केमिस्ट्री पॉइंट और मैं हूं राज यादव। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हमारा सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट की इससे पहले हमारी 7 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये सॉलिड स्टेट की 8वीं वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक, अर्थात एक नई कैलकुलेशन। किसके संबंध में? यूनिट सेल के संबंध में। यूनिट सेल से रिलेटेड एक नई कैलकुलेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है, जो कैलकुलेशन किया, वो क्या किया था। देखिए हमने क्या किया था, यानी यूनिट सेल से रिलेटेड 2 कैलकुलेशन हम इससे पहले कर चुके हैं। कौन कौन सी? रिलेशन निकाल चुके हैं, यानी कि आपकी एज लेंथ A और एटॉमिक रेडियस R के मध्य में हम रिलेशन निकाल चुके हैं। और रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एटम्स होते हैं, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, यानी प्रत्येक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है, ये इससे पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे जब हमने कैलकुलेशन की थी, रिलेशन निकाला था, तो सिंपल यूनिट सेल के लिए यानी कि एज लेंथ A और R के बीच ये रिलेशन आया था, क्या? A = 2R या फिर R = A/2। और सिंपल के लिए कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं? केवल एक एटम जो है वो यूनिट सेल को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पढ़ा था हमने बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की जब हमने रिलेशन निकाला था किसके अंदर? R और A के बीच में, तो R = आया था A√2 / 4, या फिर A की अगर वैल्यू निकालें तो A = 4R/√2। ठीक है, और इसके लिए जो पार्ट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो कितने आते हैं? 4 होते हैं। जेड, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। रैंक ऑफ यूनिट, रैंक ऑफ यूनिट कह सकते हो इसको, या एटम पर यूनिट सेल भी कह सकते हैं, यानी प्रत्येक यूनिट सेल में एटम की संख्या। तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल के लिए आप एक आई थी, आपने पता था केवल कॉर्नर पर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एटम केवल कॉर्नर पर होते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो आपके पास फेस सेंटर्ड है, इसमें 2 जगह होंगे। किस किस पर बेटे? यानी एक तो कॉर्नर पर होंगे और दूसरा फेस पर होंगे। ठीक, और तीसरा आपके पास आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो कॉर्नर पर, कॉर्नर पर, और दूसरा यानी बॉडी पर। ठीक है, तो ये था रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अब बॉडी सेंटर्ड के रिलेशन क्या आया था? आया था बेटा R = A√3 / 4। ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इससे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि इससे क्या होगा बेटे, इससे होगा ये कि जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो R या A की वैल्यू की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, कैसे आवश्यकता पड़ेगी चलिए देखते हैं। तो ये है टेबल जो कि अब तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, यानी आप भूल ना पाएँ। ठीक है, तो चलिए, और आज हम लोग एक और नई कैलकुलेशन करने वाले हैं रिस्पेक्टेड टू यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल से रिलेटेड हम एक नई कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन का नाम है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। चलो देखिए बेटे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक पैकेट है या एक हम कह सकते हैं एक डिब्बा है इस तरीके का, और इस डिब्बे के अंदर आपसे कह दिया गया है कि बॉल को, यानी बॉल्स होंगी छोटी छोटी, इन बॉल को अरेंज करना है। बॉल्स को क्या करना है बेटे? अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि बॉल को ऐसे उठाओ और उल्टा सीधे भर दीजिए। और ऐसा अगर नहीं कर सकते तो उसको क्रम से लगा सकते हो, एक रेगुलर फॉर्म में लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप बॉल्स को अरेंज कर सकते हो। बॉल्स को इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटे? अरेंज करेंगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से बॉल्स को अरेंज कर सकते हो आप। जब अरेंज सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो बॉल्स का मोस्टली जो यानी स्पेस है वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली स्पेस कवर कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ स्पेस जो है वो ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है। टोटल हमारे पास काफ़ी स्पेस था, लेकिन फिर भी हमारा कुछ ना कुछ स्पेस ये जो है वो खाली रह जाता है। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से सही से इस स्थान का, इस स्पेस का बेटा हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं। अर्थात हमारे अणुओं की इतनी क्षमता नहीं थी
हमारे पार्टिकल्स की इतनी क्षमता नहीं थी कि इस डिब्बे का पूरा स्पेस कवर कर ले, अर्थात कुछ ना कुछ स्पेस फ्री रह गया, यानी कि ब्लैंक रह गया। अर्थात अणुओं के द्वारा स्थान घेरने की क्षमता कितनी है, इसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, इसको डिफाइन करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है बेटा यूनिट सेल में उपलब्ध वह स्थान जो एटम्स द्वारा घेरा जाता है। वह स्थान की जगह पे आयतन कह सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध वह आयतन, या ऐसे कह सकते हैं बेटा इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम परिभाषित करें, छोटा सा और देखिए रहा यहाँ पर, यानी कि यूनिट सेल के आयतन का वह भाग जो यूनिट सेल के आयतन का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है। आयतन का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेटा हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास इतना आयतन था, लेकिन इसमें से परमाणुओं के द्वारा कुछ ही स्थान घेरा गया है, बाकी स्थान कैसा है? खाली पड़ा हुआ है। तो जितना स्थान है, जितना भाग आपको परमाणु द्वारा घेर लेते हो, उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसका देखो आप सूत्र भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? यानी पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है बेटा, देखिए यानी टोटल वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का, है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऊपर क्या होगा बेटा? यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। ठीक है, यानी एटम्स द्वारा घेरा गया स्थान, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटे? यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, यानी एटम्स द्वारा घेरा गया स्थान, तथा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तथा इकाई सेल के आयतन के रेशियो को, यानी अनुपात को हम क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बेटा। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? एक नई डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by atoms and volume of unit cell is called as पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो भी किसी भी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल आयतन है, उसमें से कितना आयतन एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है या घेर लिया गया है, उस आयतन को हम क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा पैकिंग इफिशियंसी। क्या देखेंगे बेटा हम लोग? पैकिंग इफिशियंसी। देखिए इसी में हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं पैकिंग इफिशियंसी को।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एफिशिएंसी में हम 100 से निकाल लेंगे। कितने से निकाल लेंगे बेटे? 100 में से हम तुलना कर देंगे इसकी। जरा देखो यहाँ पर, इसको देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी, इफिशिएंसी, ठीक है, ठीक। पैकिंग इफिशिएंसी तो क्या होगा? यूनिट सेल के आयतन का वह प्रतिशत, वह का आयतन का वह प्रतिशत, वह प्रतिशत जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बेटा? ये पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे? परसेंटेज से निकालेंगे, 100 में से निकाल, कितने से निकालेंगे बेटे? 100 में से। तो डेफिनेशन तो वो हो गई, और पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? जरा देखो, पैकिंग इफिशिएंसी, देखिए जरा क्या होगा? बिल्कुल सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इनटू 100। परसेंटेज की बात आ गई तो कितने से निकालेंगे हम? 100 से निकालेंगे। या देखिए एक बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है बेटे? यानी पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू होता है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। यानी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आप पैकिंग इफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैकिंग इफिशिएंसी निकल जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यानी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी यूनिट सेल के लिए किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। चलिए तो हम डिफरेंट टाइप यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे, यानी गणना करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बेटे, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसके के लिए निकालेंगे बेटा? यानी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशिएंसी यानी पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। और पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है। तो अगर आपको पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है बच्चों, यानी यहाँ पर मैं नोट करके कर दे रहा हूँ बेटा, क्या कर देता हूँ कि पैकिंग इफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो इक्वल टू हो जाएगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो पहले हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फिर पैकिंग इफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप बनाइए सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल में होता ये है बेटा कि यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं, यानी यहाँ पर, ठीक है। ठीक। और इस जो यूनिट सेल है इसके लिए जो हम एज लेंथ है उसको क्या मानना है बेटा? 1 मानना है, ठीक है। ए मानना है एज लेंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर कुछ, तो हम लिखेंगे बेटा एज लेंथ ऑफ यूनिट्स इक्वल टू ए, ठीक है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी का भी वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H। यानी इसमें क्या होता है? लंबाई भी A होती है, चौड़ाई भी A होती है और ऊंचाई भी होती है। क्यों? क्योंकि यह एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक यूनिट सेल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो क्या होगा बेटा? यानी A गुणा A इक्वल टू A क्यूब। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। चलिए रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की रैंक कितनी है? रैंक का मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल टोटल पार्टिकल यूज होते हैं? तो केवल एक एटम इसमें यूज होता है। अगला है
देखिए जरा यहाँ पर रैंक ऑफ यूनिट सेल आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात करेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार होता है, और गोले का आयतन कितना होता है बेटा, 4/3 πr³। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं मैं ये, इन सब की अभी सूत्रों में आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, तो एज ऑफ इतनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इतना हो गया, रैंक ऑफ यूनिट सेल इतनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ एटम इतना हो गया। अब रिलेशन निकालिए, रिलेशन निकालिए बेटा किसके लिए, ए एंड आर रिलेशन क्या होता है, ए और आर में रिलेशन क्या होता है बेटा, ए और आर में रिलेशन किसके लिए, सिंपल यूनिट सेल के, पीछे लिखवा चुका हूं क्या होता है बेटा, यानी ए इक्वल टू 2r। ठीक है, ए इक्वल टू 2r। ओके, चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, देखिए बेटा यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा बेटा, इक्वल टू होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एटम्स एंड टोटल एटम के द्वारा घेरा गया स्थान। टोटल एटम कितने हैं, एक, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। टोटल एटम कितने हैं, एक एटम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू रखिए बेटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 1 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बेटा, a³ होता है, तो यहाँ पर क्या लिखिए बेटा, या a³ लिख दो, लिख दिया a³। जरा देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो a की वैल्यू रख दें ये उठा के, चलिए a की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो 4 × π × r³ डिवाइडेड बाई, अब देखो 3 नीचे आ जाएगी, 3 × a³ का मतलब क्या हुआ, 2r⁵। चलिए देखिए बेटा यहाँ, अब 2r⁵ होगा, तो 4 × π × r³ डिवाइडेड बाई 3 × अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 हो गया बेटा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा आपके पास, केवल पाई बचा, नीचे क्या बचा आपको, 3 दूनी 6 यानी 6 बचे। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.14, या फिर आप देख लीजिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, 7 से भाग करो, 7 × 21 यानी कि 1 बचा, 7 × 21 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 7 × 7 यानी कितने बचे, 3 × 30 और 7 × 21 7 × 4 = 28 इतनी होती है, यानी 3.14। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 0.52। कितनी आएगी वैल्यू ये बेटे, 0.52 वैल्यू आएगी। जरा देख सकते हो आप, डिवाइड करके भी देख सकते हो, है ना। जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ, मैं जल्दी में कैलकुलेशन करता हूँ, तो तब आप हमेशा क्या करें, कैलकुलेशन करके देख लिया करें। तो देखो बेटा 3.14 को अगर डिवाइड करोगे से यानी 6 से, तो पॉइंट पहले लगा दिए, यानी 6 × 5 = 30 यानी 1 बचा, 4 × 4 = 14 और 6 दूनी 12। ठीक है, 0.52 के आसपास तो आ ही जाएगी, इसके आगे कोई भी है। तो इस तरीके से आपका निकल के आ जाता है क्या, ये आता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात आती है कि पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, बहुत सिंपल है। पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे, पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलिए जरा इधर का उतार लिया होगा, आगे देखते हैं कि कैसे आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जरा देखो यहाँ पर, देखो बेटे यहाँ निकाल सकते हो आप, यानी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है बेटे, यानी 0.52, तो बराबर आ जाएगा बेटा 0.52 इंटू 100
यानी इक्वल टू हो जाएगा 52% जो वैल्यू होगी वो आपकी क्रिस्टल में अणुओं द्वारा घेर ली जाएगी, परमाणुओं द्वारा घेर लिया जाएगा। कौन सा स्पेस, यानी 52% स्पेस एटम्स द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा। शेष कितना रह जाएगा, जो शेष रह जाएगा उसे बोलते हैं रिक्त स्थान, और रिक्ति को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं बेटे, वॉइड। तो वॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 52% आ गया। तो अब आपसे कह दिया जाएगा रिक्त स्थान कितना बचेगा, रिक्त स्थान, या हम कह सकते हैं बेटा वाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइड। तो कितने हो गए वाइड, यानी टोटल था 100 में से 52% आपका घेर लिया गया, यानी 52% बचा कितना बेटा आपका, ये बचेगा 48% जो पार्ट्स है वो आपका खाली पड़ा रहेगा यूनिट्स के अंदर, यूनिट सेल के अंदर केवल एटम के द्वारा बेटा 52% भाग ही घेरा जाएगा, बाकी भाग कैसा पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। अर्थात आपने अच्छे से पैकिंग नहीं कर पाई है, ठीक है, यानी लगभग 50% भाग खाली, 50% भाग ही यूनिट सेल के द्वारा एटम्स के द्वारा घेरा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल यूनिट सेल में तो 50% खाली रहता है। अब आगे देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर कितना खाली रहता है, कितना द्वारा घेरा जाता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, नोट करिएगा इसको। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, और अभी हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग यूनिट सेल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे हम लोग। बॉडी सेंटर्ड की पहचान क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड की पहचान ये होती है बच्चों कि इसमें जो एटम्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, इस तरीके से आपके कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ एक बिल्कुल यानी यूनिट सेल के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर। फिर से वही काम होगा, एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, एक होगी, ए होगी, यहाँ पर ए मान लेंगे तो ए क्या होगी, लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको याद कर दिया, तो यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं बेटे एज लेंथ, एज लेंथ एज लेंथ इक्वल टू कितनी हो गई, ए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए क्यूब। क्यों, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों की वैल्यू ए है तो ए गुणा ए मतलब ए क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी एटम कैसा होगा, एटम स्फेरिकल होगा यानी गोलाकार होगा, तो गोले का जो आयतन होता है वही किसका होगा, एटम का आयतन होगा। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और रैंक ऑफ यूनिट सेल बच्चों, रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल के अंदर एटम कितने हैं, कितना होता है बेटा यूनिट सेल, यानी जेड की वैल्यू आपके लिए कितनी, बॉडी सेंटर्ड में 2 होती है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में कितनी वैल्यू होती है बेटे, 2 वैल्यू होती है। और रिलेशन अगर हम निकालें बेटा, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर के बीच रिलेशन बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या आता है, वो आता है बेटा 4r इक्वल टू कितना, a√3, 4r इक्वल टू a√3। और ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी बेटा 4r डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आता है किसके लिए, ए और आर के लिए। चलिए अब देखते हैं इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन यानी एफ, ठीक है, पी एफ का मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन, इक्वल टू क्या होगा बेटे, इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, इसके ऊपर डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर में होगा बेटा यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, ठीक है, यानी एटम के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का, सही है। चलिए देखिए, अब आपको पता है एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
और टोटल एटम कितने होंगे इसके अंदर बेटे? टोटल एटम कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल 2 एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा? तो 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? A³ होता है। सही है, समझ में आ गया होगा। और A की वैल्यू कितनी होती है? 4r/√3। वैल्यू लगा दीजिए भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 4 × πr³ डिवाइडेड बाई 3 × 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब। ठीक है, चलिए वैल्यू लगाइए इसकी। तो 2 × 4 × पाई × r³ अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये √3 है, इसकी घात 3 है, तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 × √3। क्यों? क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 बार लिखेंगे इसको। और यहाँ नीचे लिख सकते हैं 3 × 4r × 4h, या हम ऐसे कर सकते हैं 4 × 4 × 4 × r³। ठीक है, यानी ये 4 है, इसको 3 बार लिख लिया, 4 × 4 × 4, और r है तो r³ एक बार में लिख लिया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब 3 है, अब इस 3 से 2 √3 कैंसिल हो जाए, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी आती है? 3 आती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो रूट में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आपकी कितनी आएगी? बाहर आएगी, यानी इन दोनों की गुणा होगी तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे √3 × √3 की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट आपके पास आगे देखिए यहाँ पर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा? पाई बचा और √3 बचा। तो देखो यहाँ पर पाई × √3 डिवाइडेड बाई 4 × 2 = 8, इतना बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू इसकी वैल्यू रखो 1.74 के आसपास इतना ही आएगा, 1.4774 के आसपास आएगा, या 1.73 के आसपास आ जाएगा। ये मैं देख लूँगा अभी कितना आता है, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ज़रा देखिए मैं √3 की वैल्यू निकालूंगा, ज़रा देखो यहाँ 3, ज़रा देखो 1 बन जा 1। ठीक है, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, ये उतार लिया हमने क्या? ये उतार लिया 00। यहाँ 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18। ठीक है, तो 7 बार पड़ जाएंगे, और 7 × 2 = 14 के 4 हाथ से ले 1 और 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर कितने बचेंगे? 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 00 उतार लो। ठीक है, 3 × 3 = 9, यानी लगभग 1.73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.73 आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए, जब हम इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आएगा? तो आएगा हमारा लगभग 0.68। कितना आएगा बेटे? 0.68 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.68 आ जाएगा वैल्यू। अब आपकी आ गई पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। आपको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 0.68 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 68%। अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा 68% जो पार्ट है, जो भाग है, वो घेर लिया जाता है, और रिक्त किस तरह रह जाता है? जरा देखिए इसको, यानी कि रिक्त जो भाग है वो कितना बचेगा आपके पास? जरा देखो यहाँ, यानी कि रिक्त स्थान इसे हम बोलते हैं क्या? वाइड कहते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? वाइड, यानी 100 - 68 इक्वल टू 32%। अर्थात सिंपल यूनिट सेल की अपेक्षा ज़्यादा पार्ट जो है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब ठीक है, इसे नोट करो, और इसे नोट करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए इससे आगे की जो है वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टाइम आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए।